सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। मेरे भाई, अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल साइंस में जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस सैम्पल पेपर को जो है आप ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इस सैम्पल पेपर से आपकी एग्ज़ाम में आने के जो क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, सीबीएसई जितने भी सैम्पल पेपर जो है रिलीज़ करता है, आपको उन सभी प्रैक्टिस पेपर को, सैम्पल पेपर को जो है ज़रूर करके जाना है। इससे आपको क्वेश्चन की फ्रेमवर्क, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है, किस किस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उससे आपको जो है रफली आइडिया जो है वो हो जाता है। तो जितने भी आपके सैम्पल पेपर सीबीएसई ने करे हैं, मैं सारे के सारे आपको जो है कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर वन में कहता है कि निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम से जो है व्यवस्थित कीजिए। इसको जो है हमको बताना है कि कौन पहले, फिर इसके सबके आपको जो है सन पता होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है लिखा हुआ है अफगानिस्तान पर जो है सोवियत आक्रमण, ये आपको ये पता होना चाहिए कब हुआ था। ताजिकिस्तान में गृह युद्ध की समाप्ति। फिर लिखा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों द्वारा एक सैन्य तख्तापलट। और फिर लिखा हुआ है रूसी क्रांति। तो आपको जब इसके सबके सन पता होंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो है रूसी क्रांति हुई थी, ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका 4। उसके बाद जो है अफगानिस्तान पर जो है सोवियत आक्रमण, उसके बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके बाद जो है ये। तो मतलब आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 4-1-4-1-3-2, 4-1-3-2। तो ये देख लीजिए 4-1-3-2 जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ है। तो 4-1-3-2 जो है वो सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है। सी जो है वो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है कि किस मध्य एशियाई देश के राष्ट्रपति ने खुद को सत्ता में पहले 10 साल के लिए नियुक्त किया और इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया? कौन सा वो राष्ट्रपति है? ठीक है, उसका जो है उसका हमें जो है नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अस्त्र नियंत्रण पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें 4 ऑप्शन आपको जो है दे रखे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि ये सैन्य कार्रवाई को जो है रोकता है। दूसरा कह रहा है ये सैन्य हमले के लिए कार्रवाई का जो है समन्वय करता है। तीसरे में कहता है कि ये हथियारों के अधिग्रहण या विकास को जो है नियंत्रित करता है। और फोर्थ में कहता है कि ये युद्ध जैसी स्थिति को रोकने से जो है संबंधित है। तो थर्ड का जो आंसर है कि जो पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपाय है वो है ये कि ये जो है हथियारों के अधिग्रहण और विकास को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो थर्ड का आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डैश जो है ये तय करता है कि गलतफहमी या वहाँ के कारण झगड़ा युद्ध तक ना पहुँचे। कौन जो है इस चीज़ को तय करता है? तो गठबंधन बनाना, विश्वास बहाली, शक्ति संतुलन या अशस्त्र नियंत्रण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। बी जो है मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्वास बहाली जो है ये तय करता है कि गलतफहमी या वहाँ के कारण जो भी झगड़ा युद्ध हुआ है वो जो है वो युद्ध तक जो है ना पहुँचे, उसको जो है विश्व बहाली जो है तय करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं। यहाँ पे आपको जो है 2 सूचियाँ दे रखी है, जिसमें कि सूची 1 में आपको ये ए बी सी डी यहाँ पे आपको दे रखे हैं और सूची 2 दे रखी है। तो हमें जो है मैचिंग करनी है। तो मैचिंग देखेंगे आप सबसे पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है कोरिडलेरा क्षेत्र के मूलवासी लोग जो हैं, तो ये आ जाएगा इसका यहाँ पे। ठीक है, ए का जो है थर्ड से मैचिंग हो जाएगी। उसके बाद लिखा है मापुशे जो है वो यहाँ पे आ जाएगा चिल्ली में। एंड चटगांव पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी
लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आ जाएगा, एंड कुन्ना मूलवासी जो है आपका इससे आ जाएगा। तो आपका जो मैचिंग बन रही है, आपकी जो मैचिंग बन रही है वो बन रही है आपकी वो बन रही है आपकी 3-1। आपकी जो मैचिंग बन रही है वो बन रही है 3-1, 3-1-2-4। तो 3-1-2-4 देख लेते हैं हम कहाँ पे लिखा हुआ है। 3-1-2-4। तो 3-1-2-4 जो है वो मेरे भाई फर्स्ट में ही लिखा हुआ है। तो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि असर्शन दे रखे, रीजनिंग दे रखे बड़ी, और बताइए कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो कहता है कि शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के औद्योगिक देशों को संसाधनों के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने का जो है प्रयास किया गया था। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, प्रयास जो है वो किया गया था। उसके बाद जो है रीजन के अंदर क्या दे रखा है, उन्होंने दोहन स्थलों के पास सेना बलों को जो है तैनात किया। तो ये भी बिल्कुल ठीक दे रखा है। असर्शन और रीजन दोनों ही आपको जो है सही दे रखे हैं, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको रीजन को जो है कंपेयर करना पड़ता है असर्शन से। तो मेरे भाई रीजन असर्शन को जब कंपेयर करेंगे तो प्रयास क्यों किया गया था, ऐसा क्यों किया गया शीत युद्ध के दौरान, तो वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे रहा है। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का जो है नाम बताइए। उसका नाम के.एम. मुंशी है, आचार्य नरेंद्र देव है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, या मीनू मसानी जो है। क्या इसका जो है आंसर है? तो 7th का जो आंसर है वो आएगा आपका आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं वो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम लोकसभा चुनाव 2 बार टाले गए और अंत में डैश में जो है संपन्न हुए। स्वतंत्रता के बाद पहले जो लोकसभा चुनाव थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर 1951 से फरवरी 1952, फिर लिखा हुआ है दिसंबर 1951 से फरवरी, फिर लिखा हुआ है सितंबर 1951 से ये, और फिर लिखा हुआ है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरे भाई आपका अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। ये जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे हमने जो है स्वतंत्रता के बाद पहले जो लोकसभा चुनाव थे वो जो है 2 बारी जो है उसको टाला था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि चीनी नेता जिनके साथ दलाई लामा ने 1956 में भारत की आधिकारिक यात्रा की वो क्या है? वहाँ पे लिखा हुआ है ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। इसमें से जो है कौन सा आंसर जो है वो ठीक है? तो मेरे भाई सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री एनलाई जो है ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो कौन से चीनी नेता थे जिनके साथ जो है दलाई लामा ने 1956 में भारत की आधिकारिक यात्रा की थी? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रधानमंत्री एनलाई। ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि असर्शन और रीजन में कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो कहता है संविधान की 5वीं अनुसूची आदिवासियों को उनकी प्रथाओं और प्रधानगत कानूनों को सुरक्षित करने का स्वायत्तता देती है। तो क्या ये चीज़ ठीक है, क्या ये चीज़ गलत है? तो असर्शन जो है वो गलत लिखी हुई है।
पूर्वोत्तर में जटिल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में ये प्रावधान महत्वपूर्ण साबित जो है हुए हैं। रीजन जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। असर्शन जो है वो गलत है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। तो जब भी देखो दोनों में से एक गलत होगा तो आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। असर्शन गलत है, ठीक है, असर्शन जो है वो गलत लिखी हुई है। तो असर्शन देखो तीनों ऑप्शन जो होते हैं ये वाले, ये तीनों जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे असर्शन सही लिखा रहता है, ठीक है। जब भी असर्शन गलत होगा आपको रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब असर्शन गलत है तो असर्शन गलत का सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, ठीक है, बाकी सब में असर्शन सही लिखा रहता है सही ऑप्शन में। तो अगर आपको पता है असर्शन गलत है तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रीजन सही है या गलत है उसका आंसर सी ही होगा। रीजन आपको पता है या नहीं है, सही है गलत है, उसमें आप कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असर्शन पे आप जो है श्योर होने चाहिए कि असर्शन जो है वो ठीक है या असर्शन जो है वो गलत लिखी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि भारत ने किस देश की स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर गंभीर प्रयास जो है वो किए थे। मलेशिया के लिए किए थे, वियतनाम के लिए किए थे, थाईलैंड के लिए किए थे या इंडोनेशिया के लिए किए थे। तो इंडोनेशिया के लिए जो है इस तरीके के प्रयास किए गए थे। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मेरे भाई आपका डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि बोडो समुदाय से जो है वो डैश से जो है संबंधित है। किससे संबंधित है? वो जो है मणिपुर से संबंधित है, वो जो है असम से संबंधित है, मिजोरम से संबंधित है या अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो समुदाय है ये मेरे भाई असम से जो है संबंधित है, ठीक है जी। आई होप आपको जो है एक एक एमसीक्यू बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे कि किसका जो है क्या आंसर है और क्यों जो है ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के रिगार्डिंग खंड खा की। इसका क्वेश्चन कैसे लिखना है, एक एक चीज़ मैं आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। पॉइंट वाइज आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करने वाले हैं, एक एक चीज़ आपको जो है मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को कैसे लिखना है, 4 नंबर वाले क्वेश्चनों को कैसे लिखना है, एक एक चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि भारत और भूटान संबंधों की किन्हीं 2 विशेषताओं की जो है सूची बनाइए। भारत और भूटान के बीच में जो संबंध हैं उनकी किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में आपको जो है यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे किस तरीके से आप जो है इसका आंसर राइटिंग जो है करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि भारत का भूटान की सरकार के साथ कोई बड़ा जो है झगड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटानों ने जो है अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। भूटानों के इस तरह कदम से भारत को जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद मिली है, सबसे पहला। उसके बाद लिखेंगे कि भारत भूटान में जो है पनबिजली की बड़ी परियोजना के साथ जो है हाथ बटा रहा है। भूटान को विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से ही जो है मिलता है। अनुदान का मतलब क्या होता है? अनुदान का मतलब होता है मेरे भाई सब्सिडी। सब्सिडी को कहते हैं अनुदान, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको दोनों पॉइंट जो है 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपको जो उसने 2 विशेषताएं पूछे तो 2 विशेषताएं तो जो है मेरे भाई आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि भारत की सुरक्षा जो है वो रणनीति के किन्हीं 2 घटकों का विश्लेषण कीजिए। भारत की सुरक्षा रणनीति के जो हमारी सिक्योरिटी रणनीति है उसके किन्हीं 2 घटकों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण का मतलब होता है हमको उसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे आप लिखेंगे। भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 जो है घटक होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुरक्षा नीति का सबसे पहला घटक सैन्य क्षमता को मजबूत करना है, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों के हमले होते रहते हैं। तो भारत के 1998 में परमाणु परीक्षण रोकने के फैसले को उचित ठहराते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा का जो है तर्क दिया था। सबसे पहला अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को जो है मजबूत करना, ये इसका दूसरा घटक है।
देश के अंदरूनी समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूह ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलग करने की कोशिश की है। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का जो है पालन किया है। इस तरीके से आप लिख सकते हो थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो, चार यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, आपको चार नहीं लिखने हैं मेरे भाई। भारत में अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करने का प्रयास किया गया है कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी का अनुभव अभाव से जो है निजात मिले। कोई भी दो लिखने हैं आपको, सारे नहीं लिखने हैं, क्योंकि जब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप अपना टाइम जो है क्यों वेस्ट करेंगे। कोई भी इजी इजी आप पहला लिखना चाहो, तीसरा लिखना चाहो ये लिख सकते हो, आप दूसरा चौथा लिखना चाहो ये लिख सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट इजी इजी जो आपको आसानी से लर्न हो सके, जो आपको आसानी से लर्न हो सके, वो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन्हीं दो अंतरों का जो है वर्ण कीजिए। ठीक है, दो अंतर हमें बताने हैं कि पहली 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, इन दोनों के अंदर जो है क्या अंतर था। ठीक है, तो पहला 5 ईयर प्लान किससे संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है, ये आपको मेरे भाई पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है दोनों में क्या अंतर है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई भी 2 पॉइंट आप इसके अंदर लिख देंगे। पहला पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि के विकास पर जोर देता था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो औद्योगिकरण पे जोर देता था। ठीक है, जो कि मैन्नबीस के मॉडल पर जो है वो आधारित था। ठीक है, एंड पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संरचनात्मक बदलाव जो है वो करने की थी। मेरे भाई आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में, आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जिसमें लिखा हुआ है संरचनात्मक, जिसमें लिखा हुआ है संरचनात्मक बदलाव। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि संरचनात्मक बदलाव का जो है क्या क्या मतलब होता है, किस चीज को जो है संरचनात्मक बदलाव जो है कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि प्रथम चुनाव कराते समय चुनाव आयोग के सम्मुख आई किन्हीं दो समस्याओं का वर्ण कीजिए। कि जब फर्स्ट टाइम हमने जब चुनाव कराए थे तो चुनाव आयोग के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको जो है फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम जो है उनके सामने आई। कोई भी दो लिखनी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना जरूरी था। इस काम में जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई चुनाव आयोग के सामने। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम जो है दर्ज होने से रह गए। ये दूसरी समस्या आई थी कि लोगों की लिस्ट में ही जो है नाम पूरे नहीं हैं, खासकर फीमेल्स के। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद जो है चुनने थे, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। कोई भी दो लिखने हैं। ठीक है, मतदाताओं में महज 15% जो है वो पढ़े लिखे थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के विषय में भी सोचना पड़ा कि भाई अब उसमें साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे केवल 15 थे, तो उनको पूरा समझाना, पूरा प्रोसेस कि भाई कैसे क्या होगा, वो जो है चुनाव आयोग के लिए एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी। क्योंकि एक एजुकेटेड पीपल को समझाना किसी चीज़ को और एक अनएजुकेटेड पीपल को समझाने में ज़मीन आसमान का जो है मेरे भाई अंतर होता है। तो कोई भी आप इजी इजी ये लिख दीजिए, पहला वाला ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। कोई से भी 2 पॉइंट आप इसके अंदर जो है इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के समक्ष आई किन्हीं दो सुरक्षा चुनौतियों का जो है वर्ण कीजिए। 2 नंबर का जो है आपका ये क्वेश्चन है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के समक्ष क्या क्या जो है चुनौती आई थी, क्या क्या चैलेंजेस उनको जो है फेस करने पड़े थे, ये आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। मैं 4 लिखे हुए हैं यहाँ, कोई भी 2 आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो कि इन देशों को सीमा पार से तो खतरा था ही, साथ ही भीतर से भी बहुत ज़्यादा खतरे की आशंका थी। सबसे पहला ये लिख सकते हो।
अलग राष्ट्र बनाने पे तुले अंदर के अलगावादी आंदोलन से भी इन देशों को जो है खतरा था। सीमा पार से आतंकवाद को भी एक बड़ा खतरा था। ठीक है, कुछ भी आप कोई से भी 2 पॉइंट इसमें से जो भी आपको अच्छे लगे, जो भी आपको इजीली लर्न हो जाए छोटे छोटे से, वो आप जो है इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही आराम से जो है लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहता है कि 1975 के जो आपातकाल से सीखे हुए किन्हीं दो सबकों को समझाइए जो 1975 के अंदर जो आपातकाल आया था उससे हमें जो है क्या सबक सीखने के लिए, उससे जो है हमको क्या सबक सीखने के लिए मिलता है। तो देखिए, कोई भी दो लिखने हैं, 3 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई सा भी आप लर्न कर सकते हैं। आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां जो है उजागर हो गई, जिससे कि आपातकाल का एक सबसे बड़ा सबक तो ये है कि भारत से लोकतंत्र को जो है विदा कर पाना बहुत ही ज़्यादा जो है कठिन है। भारत से लोकतंत्र विदा नहीं हो सकता है। आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें सुधार जो है लिया गया है। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है लाया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो है लिखित के अंदर दे। इसके अलावा आप जो है ये लिख सकते हो कि जो है आप जो है इसके अंदर ये लिख सकते हो कि आपातकाल में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा जो है वो सचेत हुआ है। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा में जो है सक्रिय भूमिका निभाई है। इसमें से जोन सा आपको ठीक लगे आप 2 पॉइंट इसके अंदर जो है लिख सकते हो। तो ये है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपके जो है 6 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले। आई होप आपको जो है किस तरीके से इसमें आंसर राइटिंग लिखनी है, किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। 2 नंबर में जितना पूछा जाता है 2 ही पॉइंट लिखने हैं, उससे ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट ना करें कि मैं 3 लिख दूं, 4 पॉइंट लिख दूं, मुझे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। आपको ऐसा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता जो है मेरे भाई नहीं है। 2 मतलब 2। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो है आपका वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है 19वां, कहता है भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 4 विशेषताओं का जो है वो वर्ण कीजिए। अब ये यहाँ पे आपसे 4 पूछ रहा है, तो 4 पूछ रहा है तो 4 तो लिखनी है। यहाँ पे आप 2 या 3 नहीं लिख सकते। अगर आपने इससे कम लिख दिया तो भाई आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो क्या क्या विशेषताएं हैं हमारी परमाणु नीति की? सबसे पहली आप विशेषता लिखेंगे कि तेज गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर अपना जो है विश्वास जताया है। नेहरू ने औद्योगिकरण की नीति का महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत जो है 1940 के दशक के अंतिम सालों में होगी। जहांगीर बाबा के निर्देशन में जो है हो चुकी थी। ठीक है, जहांगीर बाबा भाभा भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य से इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना जो है वो चाहता था। सबसे पहली जो है ये है। उसके बाद जो है दूसरी क्या लिखेंगे? दूसरे में आप ये लिखेंगे भारत जो है इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभावहीन परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की जो है रचना हो सके। ये आप लिख सकते हैं। दूसरा, भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ है और इसलिए महाशक्तियों पर परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जो है जोर देता है। भारत परमाणु प्रसार संधि को जो है हमेशा से भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए उसे इस संधि पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं किए हैं। 3 ये 4 पॉइंट ये हो गए। 4 तो लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा अगर आपको और लिखना चाहते हो तो यहाँ पे अपना कोई भी टाइम वेस्ट ना कीजिए। आप ये लिखना चाहते हो ये वाला पॉइंट एक ये लिख सकते हो कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है मई 1974 में जो है किया था और इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणु शक्ति को सिर्फ जो है शांतिपूर्ण उद्देश्य से जो है इस्तेमाल करेगा। इसमें से 5 लिख दिया, आपको सिर्फ 4 ही लिखने हैं मेरे भाई, सारे के सारे जो है नहीं लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि उन घटनाक्रमों पर जो है चर्चा करें जिन्हें सोवियत संघ के आंतरिक संकट को बढ़ाया, सोवियत संघ के आंतरिक संकट को बढ़ाया और जिसने इसके विघटन को जो है तीव्र कर दिया। वो कौन कौन से जो है घटनाएं थी, क्या क्या चीज़ें थी, उसको हमको जो है डिटेल में जो है बताना है।
4 मार्क्स का जो है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे कि गोरबाचेव ने देश के अंदर जो है आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों को जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। इसी तरीके से दूसरे में लिखेंगे कि 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने जो है इसको बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद लग चुका था और वो कम्युनिस्ट पार्टी में पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाने जाते थे। सत्ता सोवियत केंद्र में गणराज्यों की ओर खिसकने लगी थी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ था जो संप्रभु राज्य जो है उसको मानते थे। तो ये जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे बेटा, तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पे लिखेंगे कि सोवियत संघ जो है ना वो प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक जो है शासन किया था और वह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के लिए के प्रति अनिच्छा व्यवस्था के पतन का जो है कारण बनी। ये लिख सकते हैं आप इसके अंदर। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग देखिए कैसे कैसे लिखनी है आपको, जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल सके। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि गोर्बाचेव की अज्ञानता और उनका उदारवादी दृष्टिकोण पूर्वी यूरोप में जो है समाजवादी विरोध ताकतों को मजबूत किया। नतीजन चेकोस्लोवाकिया जो है यहाँ पे आप लिखेंगे रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी में समाजवादी शासकों की सरकारें जो है वो गिर गई। इस अचानक हुए घटनाक्रम से सोवियत संघ जो है वो विघटन के मार्ग को जो है उसने प्रशस्त किया। तो इस तरीके से आप इस 4 नंबर में जो है आंसर राइटिंग लिखेंगे। एक एक पॉइंट आप देख लीजिए किसकी 4 में क्या क्या पॉइंट इसके अंदर जो है आपको बताए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आपने जो है 5 पॉइंट लिख दिया और जो पूछा गया था वही नहीं लिखा, तो वो पॉइंट लिखने का फिर कोई भी मेरे भाई फ़ायदा नहीं होता है। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने जो है अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। इस कथन के पक्ष में जो है तर्क दीजिए। कह रहा है संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी जितने भी संघर्ष हुए, लेकिन श्रीलंका ने जो है अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को हासिल किया है। चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन इन्होंने इनकी वृद्धि, इनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकी। इसके पक्ष में बताना है कि ये चीज़ कैसे जो है, ठीक है, श्रीलंका ने किस तरीके से इतने चैलेंजेस होने के बाद भी कैसे जो है अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो है कभी भी गिरने नहीं दिया। तो इजी क्वेश्चन है बेटा ये। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लिखेंगे कि 1983 से जातीय संघर्ष की चपेट में होने के बावजूद भी श्रीलंका ने जो है अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के उच्च स्तर को जो है अपनाया। कैसे? जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के लिए विकासशील देशों में श्रीलंका जो है वो प्रथम है, ठीक है। कैसे उसने जो है अपनी जनसंख्या को जो है नियंत्रित किया। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो है उदारीकरण किया था। उदारीकरण क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो भी रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लगा रखी होती है, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने लगा रखी होती है, जब हम उन रूल एंड रेगुलेशन को हटा देते हैं उसको जो है उदारीकरण कहते हैं। इस देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी दक्षिण एशिया से जो है वो सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा जीडीपी मतलब कि एक व्यक्ति की जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, पर व्यक्ति पर पर्सन की जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो दक्षिण एशिया में क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा अंदरूनी संघर्षों को झेलकर भी श्रीलंका ने लोकतांत्रिक राज व्यवस्था जो है वो कायम रखी है। इसको कभी भी खराब या ख़त्म जो है वो नहीं होने दिया है, चाहे जितने भी संघर्ष जो है श्रीलंका के अंदर हमको देखने के लिए मिले हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके और में भी एक बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
इसके और में पूछा गया है कि जो पाकिस्तान में जो है स्थायी लोकतंत्र की राह में किन्हीं 4 बाधाओं पर जो है प्रकाश डालिए कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है स्थायी लोकतंत्र जो है वो नहीं हो पाता है, क्या इसमें जो है प्रॉब्लम, क्या जो है पाकिस्तान को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, आप बना के जो है इसके अंदर बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चल रहे, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है उनको नहीं मिलता है। सबसे पहली बात तो कोई इंटरनेशनल सपोर्ट जो है उनके पास नहीं होता है, इस वजह से सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में जो है सैनिक शासन को क्या किया है, बढ़ाया है। सबसे पहला, पाकिस्तान की भारत के साथ तानातनी रहती है, इस वजह से सेना समर्थन समूह ज़्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील करते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में जो है खोट है, पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यह तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जो है जायज़ ठहराती हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकती हैं कि यहाँ जो है सेना जो है ना वो धर्मगुरुओं या भूस्वामियों अभिजनों का जो है सामाजिक दबदबा यहाँ पे रहता है, इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन जो है यहाँ पे कायम हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विश्वव्यापी आतंकवादी और यह आशंका की किन्हीं हथियार इन आतंकवादी समूह के साथ ना लग जाए, सैनिक शासन को जो है पाकिस्तान में ये पश्चिमी देश और दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का जो है रखवाला मानते हैं। ये 4 पॉइंट जो है आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है स्थायी लोकतंत्र के लिए क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावी समाज की संस्कृति एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। इस कथन का जो है विश्लेषण कीजिए। राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावी समाज की संस्कृति एक कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है, तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? इसको आपको जो है इस कथन को जो है एनालाइज करना है। तो देखिए क्या क्या लिखेंगे आप बेटा इस पॉइंट में, 4 पॉइंट का 4 नंबर का वो है, कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा जो है बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्य को छोड़े बिना संस्कृति का जो है क्या होता है, परिष्कार होता है। ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्गर मसाले डोसे का विकल्प नहीं है, ठीक है, इसलिए बर्गर से वस्तुत कोई खतरा नहीं है। इसी तरह नीली जीन्स भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। ये लिख सकते हैं आप इसे। वैश्वीकरण हमारे सांस्कृतिक दृष्टि को व्यापक बनाता है और सांस्कृतिक समरूपता को उत्पन्न करता है, जो कि संस्कृतियों को अधिक विशिष्टता और जो है अलग करती है। ये केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं, समूची मानवता के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे जो है खत्म होती रहती है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत ही ईजिली इसको जो है बेटा आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद कहता है कि विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का जो है विश्लेषण कीजिए। बेटा आपको जो है LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों जो है मेरे भाई क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, उदारीकरण, निजीकरण, ये आपको पता होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम के अंदर जो है ये आएगा ही आएगा इन 3 में से एक, ठीक है। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के समीप लाना, अच्छे रिलेशनशिप जो है ये कह सकते हो बिल्डअप करना जो है वैश्वीकरण कहलाता है। तो अच्छे रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होते हैं वो तो आपसे अच्छा जो है कोई जानता ही नहीं है। तो अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर। मान लो हमारे किसी देश के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप हो गए, ठीक है, कई सारे देशों के साथ हम कनेक्ट हो गए, तो उससे क्या
आपको फ़ायदा होगा, उससे क्या-क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि की है। अब जब हम दूसरे देशों से कनेक्ट हो जाएँगे बेटा, तो आयात-निर्यात होगा वस्तुओं का, जिससे कि व्यापार में वृद्धि होगी। अलग-अलग देशों द्वारा आयात पर लगने वाले प्रतिबंध भी जो है ख़त्म किए गए हैं, क्योंकि आयात पर टैक्स लगता है, निर्यात पर टैक्स लगता है। तो जब हम अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं, तो दो देशों की आपसी सहमति से कि चलो आप हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए, ना हम टैक्स लेंगे ना आप टैक्स लेंगे, तो ऐसे रिलेशनशिप जो बिल्डअप होते हैं और व्यापार जो ट्रेड है वो जो है इंक्रीज होता है। इस प्रकार पूंजी की आवाजाही पर भी कम प्रतिबंध हो जाते हैं। धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में। जैसे भारत को ही ले लीजिए बेटा, आज आज के टाइम पे भारत जो है बेटा आज आउटसोर्सिंग का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो है हब बनता जा रहा है। दूसरे देशों के लोग, दूसरे देशों के इन्वेस्टर भारत के अंदर आकर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपिंग वो है कि भाई यहाँ पे जो है आउटसोर्सिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है आज भारत के अंदर। यहाँ पे स्किल्ड लेबर, चीप लेबर जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि दूसरे देशों के अंदर नहीं है। वैश्वीकरण ने कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ी सभी सेवाओं का जो है विस्तार किया है। वैश्वीकरण से लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। उदाहरण के लिए लगभग 3 लाख भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका की सिलिकॉन वैली में जो है काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अच्छे से पढ़ लीजिएगा भाई, ये तीनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। खासकर ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन आपको ये वैसे भी पता होने चाहिए आपके नॉलेज के लिए ये क्या होते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 में जो 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि भारत के विभिन्न भागों की क्षेत्रीय मांगे अनेकताओं के साथ एकता के सिद्धांतों का जो उदाहरण है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण दीजिए। कारण आपको जो है यहाँ पे बताना है कि क्या ये चीज़ ठीक है, तो क्या ये चीज़ गलत है। तो क्या लिखेंगे जी हम इसके अंदर? हम इसके अंदर लिखेंगे कि हाँ जी, मैं जो है इस कारण से जो है इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ। और क्या क्या रीज़न आप लिखेंगे? सबसे पहला आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीतिकों का क्या जो है एक अभिन्न अंग होता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक तरीके से जो है निपटाना होगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि जब हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाते हैं, तब ये प्रतिरोध और अलगाववाद को जो है बढ़ाता है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देशों में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने के स्थान पर लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका जो है वो सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा सत्ता की साझेदारी, विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों और दलों और समूहों को केंद्रीय निर्माताओं की दूरदृष्टि प्रणाली अपनाई है, जिन्हें जो लचीले हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची विभिन्न जनजातियों और अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को जो है संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता जो है वो दे दी गई है। इस तरह क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अलगाववाद की राह पे आने का जो है मौका नहीं मिलता है। भारत की राजनीति ने ये स्वीकार किया है कि क्षेत्रता जो है वो लोकतांत्रिक राजनीति का जो है वो अभिन्न अंग है। ये आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। और कोई भी पॉइंट जो आपको ठीक लगे वो आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। तो ये था बेटा आपका सेक्शन सी, जिसके अंदर आपके 4 मार्क्स वाले जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको किस तरीके से आंसर राइटिंग लिखनी है। 4 नंबर में बेटा 4 पॉइंट, 4 विशेषताएं, 4 रीज़न जो भी आपसे पूछ रहा है, तो आपको उसके अंदर 4 जो है वो तो आपको मेरे भाई लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। इसके अंदर कहता है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले कहता है, सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे एक वो दे रखा है पैराग्राफ। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा झांसी संपदा का जो है उदाहरण है, ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है। झांसी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का जो है अधिकार होता है, ठीक है। एंड संयुक्त परिवार का चूल्हा, मैदान, कुआं, नदी सांझी संपदा के जो हैं उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप बेटा कि पहले में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झांसी संपदा का जो उदाहरण है, समुद्र तल, नर्मदा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका
ए समुद्र तल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो इस टाइप के जो पैराग्राफ वाले आते हैं फ्री के नंबर है बेटा आपके लिए। कहता है पृथ्वी सम्मेलन जो है डैश में आयोजित हुआ था। ठीक है, कब जो है आयोजित हुआ था ये आपसे जो है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, कि पृथ्वी सम्मेलन जो है वो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको, इसमें ऑप्शन दे रखा है रोम में हुआ था, क्योटो में हुआ था, या जेनेरियो में हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो ये पृथ्वी सम्मेलन जो है बेटा आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था आपका बी रियो डी जेनेरियो में जो है इसका आंसर है, ये बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था पर्यावरणीय मुद्दों से जो है संबंधित है। तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए यूएनईपी जो है वो पर्यावरणीय मुद्दों से जो है संबंधित है। ठीक है, वैश्विक संपदा पर सहयोग आसान क्यों नहीं है, वैश्विक संपदा पर सहयोग जो है आसान क्यों नहीं है। तो कहता है कि कार्य की निगरानी जो है वो नहीं की जा सकती है, इसमें पर्यावरण मुद्दों पे सर्वसम्मति का जो है अभाव है, एंड पर्यावरण मुद्दों पर जो है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध का एक समान दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि पर्यावरण मुद्दों पर जो है सर्वसम्मति की जो है कमी है, जिसकी वजह से जो है वैश्विक संपदा पर सहयोग जो है वो आपका आसान नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में जो है क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहता है भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र में ए बी सी डी के रूप में चिन्हित किया गया है। हमको जो है यहाँ पे बनना है कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो कहता है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान कीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी के संबंध में उनके को जो है चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे जो है बेटा 4 आपको वो बताए गए हैं। ये यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। जैसे कि ये ए पॉइंट है, एंड ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे कि पहले पे लिखा हुआ है बेटा, पहले पे लिखा हुआ है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेता से किस राज्य से जो है वो संबंधित है। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पे आएगा आपका डी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपको लिखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो है वो संबंधित है। फिर कहता है कि नटराजन जो है अलाउद्दीन से किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका सी, और यहाँ पे आपको लिखना है तमिलनाडु से जो है वो संबंधित है। फिर कहता है पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें आपको भरना है ए, वो जो है बिहार से जो है संबंधित है। और लास्ट में कहता है वीवी गिरी किस राज्य से संबंधित थे। तो उसमें बेटा आपको लिखना है बी, वो जो है आंध्र प्रदेश से जो है वो संबंधित थे। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप जो है ये मैप वाला क्वेश्चन जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स है एग्जाम के अंदर मैप का जो एक क्वेश्चन है वो आपका जो है आना ही आना है। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो है लिख दिए। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको फिलअप करना है, 1, यहाँ पे लिख देना है डी, यहाँ पे आपको लिख देना है 1 2 3 4, यहाँ तो लिखा ही है ना 1 2 3 4। ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था वो लिख दीजिए, एंड यहाँ पे लिख दीजिए DCAB, और यहाँ राज्य के नाम लिख दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है निम्नलिखित प्रश्न दृष्टिकोण उम्मीदवारों से संबंधित है। प्रश्न 25 के स्थान पर दिए गए निम्नलिखितों के जो है नाम बताइए। तो ये भी कर ही लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। दलाल नामा ने जिस राज्य में शरण ली थी वो क्या था, वो था आपका हिमाचल प्रदेश। देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो किस राज्य से संबंधित थे। तो वो जो है गुजरात से संबंधित थे, गुजरात लिख देंगे। वह राज्य
जो पहले संरक्षित राज्य था लेकिन बाद में 22 वन राज्य जो है बन गया, तो यहाँ सिक्किम लिख देंगे। 1962 में चीन द्वारा कुचला गया राज्य अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, ये लिख देंगे। ये भी क्वेश्चन जो है बेटा कर लिया करो। ठीक है, ये भी जो है कभी कभार एग्जाम में जो है आ जाता है, हो सकता है अभी दृष्टिकोण में है। ठीक है, बाद में जो है दृष्टि वालों के लिए आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है मेरे भाई यहाँ पे जो है ये कार्टून वाला क्वेश्चन, एक कार्टून वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको दे रखा है। कहते हैं नीचे, ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है एग्जाम में, कार्टून वाले सारे क्वेश्चन जो है वो आने ही आने हैं। कहते हैं दिए गए कार्टून का जो है अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के जो है उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बंदा जो है आपको लेटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे कई सारे बंदे खड़े हुए हैं, उसको देख रहे हैं। डेड, ऐसा लग रहा है डेड हो गए। यहाँ लिखा हुआ है कांग्रेस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक, एक और दो, तीन क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपसे जो है, तीन क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले कहता है 1977 के चुनाव में विजय रहने वाले इन्हीं दो नेताओं की जो है पहचान कीजिए कि जो 1977 में जो चुनाव हुए थे उसमें कौन कौन से नेता जो है वो विजय हुए थे। ठीक है, तो आप जो है मोनार्जी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राज नारायण, जो भी आपको लिखना चाहो वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मीसा जो है वो क्या है और कांग्रेस सत्ता से बाहर जो है क्यों हुई थी। ये आपको जो है इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जो है देने हैं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखेंगे कि मीसा का मतलब जो है क्या है। तो मीसा होता है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। ठीक है, और कांग्रेस बाहर क्यों हुई थी? तो आपातकाल के कारण 22वां संविधान संशोधन, ये यहाँ पे कई सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस वजह से जो है कांग्रेस सत्ता से जो है वो बाहर हो गई थी। इसके अलावा एक दृष्टिकोण है, यहाँ पे जो है आपसे नाम पूछ रहा है। यहाँ पे जो है आपसे बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ आप लिख देंगे जयप्रकाश नारायण ने किया था बिहार आंदोलन का नेतृत्व। एंड गुजरात में छात्र आंदोलन के मुख्य कारण जो है वो क्या थे? ये दृष्टिकोण वाले भी कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है बेटा छात्र आंदोलन के मुख्य कारण? तो आप लिखेंगे 1974 में गुजरात के छात्रों ने खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम, खाद्य तेल और ज़रूरत के अन्य सामानों के तहत बढ़ते दाम और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है उन्होंने प्रदर्शन किया था। ये इसके कई सारे जो है रीज़न थे। इसके अलावा कहता है जनता पार्टी मूल अवधि तक सत्ता में बने रहने में क्यों जो है सफल नहीं हो पाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में जो है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल जो है वो लाया जा सकता है, परंतु आपातकाल के बाद इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह होने पर आपातकाल को जो है लगाया जा सकता है। ये जो आप इसके अंदर लिख सकते हैं और ये सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं आपके लास्ट सेक्शन की। ठीक है, इसमें जो है आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि यूरोपीय संघ को उच्च प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारकों को जो है समझाइए। यूरोपीय संघ को उच्च प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं। और इसके और में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि या तो ये करना है या तो ये करना है। उसमें लिखा हुआ है आसियान शैली जो है वो क्या होती है, इसके समुदाय के स्तंभों के नाम और उसके उद्देश्य बताइए, इसका विजन 2020 के प्रमुख घटक जो हैं वो क्या हैं। दोनों क्वेश्चनों को एक बारी जो है अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले इसके कारक, पहले वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसके पहला आर्थिक कारक है, दूसरा सामाजिक कारक है। तो पहले हम बात करते हैं आर्थिक कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं जिसकी वजह से यूरोपीय संघ जो है वो उच्च प्रभावकारी क्षेत्रीय संगठन जो है। तो आर्थिक कारक के अंदर आप कुछ भी कितने भी पॉइंट लिख सकते हैं कि विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। ये विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण स्वरूप के रूप में काम करता है। तो ये लिखोगे आप आर्थिक कारक के उसमें। राजनीतिक में क्या लिखोगे, इसका एक सदस्य देश
फ्रांस सुरक्षा परिषद या स्थायी सदस्य है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ जो है कूटनीति और वार्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है, उदाहरण के लिए चीन के साथ मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर। ये आप लिख देंगे राजनीतिक कारक के अंदर। इसी तरीके से सैनिक कारक लिखेंगे। सैनिक कारक के अंदर आप क्या लिखेंगे? सैनिक कारक के अंदर आप क्या लिखेंगे कि सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा है। यूरोपीय संघ ने सदस्य देश फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं एंड अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले भी यूरोपीय संघ जो है वो उसमें दुनिया का जो है उसका दूसरा स्थान है। तो जितने भी कारण हैं कि क्यों वो इतना पावरफुल है, उसके कारणों को 3 उसमें बांटा गया है, आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक। तीनों में अपने अपने पॉइंट हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आप जो है इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा इसके और में जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि पहले पूछ रहा था कि क्या होता है आसियान एशियाई जो है ये क्या है। कह रहा है ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पे उन पे चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच जो है उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले उसने पूछा था क्या है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना, कि कैसे भी करके अपनी जीडीपी वगैरह को जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जाए अर्थव्यवस्था की। उसके माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्रों के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से जो है बहुत ज़्यादा व्यापक बनाया है। इसके अलावा अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है और इसको आसियान शैली ही कहा जाने लगा है। ठीक है, ये जो इसके और वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा इसके स्तंभ पूछे गए थे, तो इसके स्तंभ आप लिख देंगे। यहाँ पे सबसे पहला होता है सुरक्षा, आर्थिक, सांस्कृतिक। ठीक है, ये आप लिख देंगे इसके 3 स्तंभ। और फिर इसके पूछे गए थे इसके 2020 के क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, 2020 के प्रमुख घटक जो हैं क्या हैं, इसके विज़न के 2020 के प्रमुख वो। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये सारी की सारी चीज़ें कि भाई जैसा जैसा पूछा जा रहा है, जो जो पूछा जा रहा है वो तो सब लिखना ही है मेरे भाई 6 नंबर में। ठीक है, इसमें देशों को जो है साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, ये इसका सबसे पहला उद्देश्य है। क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। एंड तीसरे पॉइंट में आप ये लिख देंगे। तो जो जो उसने क्वेश्चन में पूछा है, जितनी चीज़ें उसने क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। विजन 2020 के घटक, बहिर्भूमि भूमिका, बातचीत को प्रोत्साहन देना, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें उसने यहाँ पूछी हैं, जैसे कि उसने कई सारी चीज़ें बेटा इस क्वेश्चन में पूछी है। पहले उसने पूछा था कि ये क्या है, तो आप इसको बताएंगे। इनके स्तंभ बताएं, ये बता दीजिए। उसके उद्देश्य बताइए, स्तंभों के उद्देश्य वो हमने बता दिए। और इसके 2020 के घटक, मतलब कि 1 2 3 4 4 चीज़ें पूछी उसने क्वेश्चन में। तो आपको चारों की चारों चीज़ें बतानी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने ये क्या होता है, इसके स्तंभ बता दिए, उद्देश्य नहीं बताया, घटक बता दिए, ऐसा नहीं होता। फिर आपके नंबर कट जाएंगे हर चीज़ के मार्क्स से बेटा, 2 2 2 हर चीज़ के मार्क्स हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है लिखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मतलब सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना है। उपयुक्त तर्कों के कथन को न्याय संगत ठहराइए। और इसके और में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र एक अपरिहार्य संगठन क्यों बनता है। बदलते संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम जो है वो उठाने चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे जी, इसमें हम जो है यहाँ पे लिखेंगे कि आज के परिदृश्य में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। सोवियत संघ के विघटन के साथ शक्ति समीकरण बदल गए हैं और अन्य नए देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। पहले आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने स्थायी सदस्यों को पूरे विश्व में स्थिरता लाने के लिए कई विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति दी है। इस स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और अन्य किसी देश को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वीटो शक्ति के स्थायी सदस्य को विशेष स्थान मिला है। स्थायी सदस्य विकसित औद्योगिक देश जिसे विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने से संयुक्त राष्ट्र जो है संतुलित होना चाहिए।
इसी तरीके से आप जो है पॉइंट वाइज लिख सकते हैं जो भी आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप जो है इसका ले सकते हैं कि कैसे आपको इसकी जो है आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा जो और वाला क्वेश्चन था उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे कि परंपरा निर्भरता और वैश्वीकरण बिना अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बिना संभव नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण गिरावट में मुद्दे सहयोग को जो है लागू करने के लिए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, जिसके और वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना आपसे कि क्या क्या कदम जो है क्या क्या कदम जो है उठाने चाहिए, वो आप जो है इसके ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, 6 में 6 पॉइंट तो आपको जो है 6 में 6 पॉइंट जो हैं आपको लिखने ही पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे शांति निर्माण आयोग का गठन करना। उसने पूछा ना क्या क्या कदम जो है हमको उठाने चाहिए, तो हमें एक आयोग का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार की विफलताओं के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारियों को जो है स्वीकार करना और आतंकवादियों की जो है निंदा करना, ये 3 स्टेप हमको जो है लेने पड़ेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष किन्हीं 3 चुनौतियों का जो है वर्णन कीजिए। इजी क्वेश्चन है, हलवा। 1947 में भारत के विभाजन के 6 परिणामों को जो है विश्लेषण कीजिए। तो देख लेते हैं बेटा, ये तो बना के भी आप लिख सकते हो, अगर आपके पास इको वगैरह है तो उसमें भी आप जो है कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमारे पास। राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती, स्वतंत्रता के समय भारत जो है अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। देश के एकीकरण और एकता के सूत्र में बांधने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं इन प्रांतों को एकता के सूत्र में बांधने की जो है बीड़ा उठाया। सरदार पटेल ने इन प्रांतों को स्वेच्छा से अधिक कूटनीति में एकता के सूत्र में बांधा। लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी। हेडिंग हेडिंग देख लो, अंदर बना के आप लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती कि कैसे राष्ट्रीय निर्माण हो, लोकतंत्र को किस तरीके से कायम रखा जाए, कैसे आर्थिक विकास को जो है अब करना है, क्योंकि अंग्रेज़ तो हमारी जो है ऐसी की तैसी करके चले गए थे। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमारे पास वो थे, ये हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा था किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन कीजिए, तो कोई 3 लिखनी है। यहाँ पे पूछ रहा है किन्हीं विभाजन के किन्हीं 6 परिणामों को लिखिए कि विभाजन के बाद देश को क्या क्या सामना करना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सामना करना पड़ा विभाजन के बाद, ये भी हलवा क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हो। पहला परिणाम क्या था, जनसंख्या का सबसे बड़ा अनियोजित और दुखद स्थानांतरण था जिसे मानव इतिहास ने जाना है। सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर हत्याएं और अत्याचार हुए। धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को मार डाला कि तू हिंदू मैं मुसलमान, यही हुआ बस। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आप बना के लिख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्पसंख्यकों को अपना जो है घर छोड़कर सीमा पार करने के लिए मजबूर जो है किया गया। उनकी यात्रा के दौरान भी उन पर अक्सर हमला किया गया, उन्हें मार डाला, उनको लूट लिया गया। दोनों पक्षों में हजारों महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनका अपहरण किया गया, उन्हें मार डाला। विभाजन लगभग 80 लाख लोगों की कई नई सीमा पार करने के लिए उनको मजबूर किया गया। विभाजन के कारण 5 लाख से अधिक लोग जो है वो मारे गए। विभाजन का एक अन्य परिणाम शरणार्थियों की समस्या थी। सीमा पार करने वाले लोगों ने पाया कि उनके पास घर नहीं था। लाखों लोगों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ शरणार्थी शिविरों में जीवन था। भारतीय नेतृत्व और भारत सरकार को इस तत्कालिक और अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि संपत्तियों और वित्तीय परिसंपत्तियों का विभाजन। विभाजन का अर्थ संपत्तियां, देनदारी और वित्तीय परिसंपत्तियों का विभाजन भी था। हर चीज़ का विभाजन हुआ। सरकार और रेलवे के कर्मचारियों में भी बंटवारा हो गया। अल्पसंख्यकों की समस्याएं, पाकिस्तानों में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद भी भारत की कुल आबादी लगभग 12% मुसलमान थे। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मुसलमान अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक अल्पसंख्यकों को कैसे जो है उनसे निपटा जाए। विभाजन के कारण बंगाल को पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के विभाजित किया गया। इसी तरह पंजाब को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत भारतीय राज्य पंजाब में विभाजित किया गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विभाजन से यार ये तो कोई भी बता देगा। विभाजन से जो है देश को क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या परिणाम, उसके रिजल्ट जो है क्या क्या निकल के आए जब डिवीज़न हुआ था। तो आप कुछ भी बना के आप इसके अंदर लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि 1989 से भारतीय रणनीति में हुए किन्हीं 3 मुख्य बदलावों का वर्णन कीजिए। और इसके और में कहता है कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई संघर्षों के बीच ऐसा लगता है कि अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच एक सर्वसम्मति बन गई है, किन्हीं 3 का विस्तार से जो है वर्ण कीजिए। तो पहले 3 बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले कहता है क्या क्या चेंजेस हुए हैं। 80 के दशक में देश ने 5 मुख्य घटनाक्रम देखे जिसके राजनीति में दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। कांग्रेस प्रणाली का अंत, मंडल मुद्दे, इसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे नए आर्थिक सुधार जो हमने एलपीजी 1991 में अडॉप्ट किए थे, और 1989 के चुनाव के परिणामों में कांग्रेस जो है हार हुई, और 1989 के बाद से लोकसभा चुनावों में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होने पर बहुदलीय व्यवस्था के योग का उदय हुआ, क्योंकि एक पार्टी जो है सरकार नहीं बना पाई। ठीक है, ये तो एक दलीय सरकार क्या होती है और बहुदलीय सरकार क्या होती है ये तो आपको पता होना चाहिए। इसने गठबंधन सरकार के युग का भी नेतृत्व किया और जब क्षेत्रीय दलों ने सत्ताधिकारी गठन बनाने में अहम भूमिका जो है निभाई। 1989 के बाद से केंद्र में 9 सरकारें या तो गठबंधन सरकार या अन्य दलों के साथ अल्पमत सरकार रही हैं। इस चरण में अनेक क्षेत्रीय दलों को भागीदारी से ही सरकार का गठन किया जा सकता है। 90 के दशक में दलितों और पिछड़े वर्गों और क्षेत्रीय दबावों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शक्तिशाली पार्टियों का भी उदय हुआ है। ये आप जो है इसके अंदर लिख सकते हैं। और लास्ट इसमें क्या लिखेंगे आप इसके बी वाले पॉइंट में, आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसके और वाले बी में जो क्वेश्चन है इसके और वाले में आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि अधिकांश राजनीतिक दल जो है देश को समृद्धि और विश्व में जो है आर्थिक शक्ति की स्थिति की ओर ले जाने के लिए नई आर्थिक नीतियों के समर्थन में थे। ठीक है, सभी राजनीतिक दलों ने शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण और यहाँ तक कि ओबीसी को सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जो है समर्थन किया था। देश के शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को जो है स्वीकार किया गया। कुछ भी आप इसके अंदर जो भी आपका मन चाहे ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट आप इसके अंदर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसने कितने पॉइंट पूछे 3। जब 3 पूछे तो 3 ही लिखने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं लिखने, अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी, आई होप आपको जो है पूरा का पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से जो है मेरे भाई समझ में आ गया होगा। किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर राइटिंग करनी है, और किस तरीके से 6 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर राइटिंग करनी है। एक एक चीज़ मैंने आपको जो है डिटेल में मार्किंग स्कीम के साथ आपको जो है कैसे कैसे पॉइंट लिखने हैं, किस क्वेश्चन में 6 नंबर वाले में कितनी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है, एक एक चीज़ मैंने आपको जो है डिटेल में समझा दी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ाना इस चैनल पर जो है आती रहती है, आती रहेगी। ठीक है, तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।